गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस एकेडमी। होप यू आर डूइंग वेल एंड स्टडीइंग हार्ड। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। संडे की इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आई थी रिगार्डिंग इंडिया फिलीपींस की। एक पेपर में पूरे एक पेज में इंडिया और फिलीपींस के रिलेशन के बारे में मेंशन था। ठीक है, अब जाके देखो, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल थी, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था इंडिया और फिलीपींस के रिलेशन को। उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है और उसी के रिगार्डिंग हम अच्छे से समझेंगे क्या इंडिया फिलीपींस का रिलेशन। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था और जाना था कि फिलीपींस में मनीला, जो वहाँ की कैपिटल सिटी है, वहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर गए थे। क्यों पढ़ा था? तो वहाँ पे वो गए थे और उन्होंने बात की थी कि फिलीपींस की सॉवरेनिटी का वायलेशन वो नहीं होने देंगे, वो सपोर्ट करते हैं फिलीपींस को। क्यों? कौन कर रहा है थ्रेट ये फिलीपींस की सॉवरेनिटी की? ऑब्वियसली चाइना कर रहा है। हमने पढ़ा था कि थॉमस सॉल जो स्पार्टली आइलैंड में आता है, वहाँ पे फिलीपींस की और चाइना की कोस्ट गार्ड शिप टकरा गई थी, जिसके चलते कुछ क्रू मेंबर्स भी घायल हो गए थे। ये जो स्पार्टली आइलैंड है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन फिलीपींस एंड चाइना। ठीक है, तो फिलीपींस की कोस्ट गार्ड गिर या फिर कोई भी कंटेनर शिप वहां से गुजरती है तो चाइना वाले कहते हैं कि आप हमारे टेरिटरी में आ रहे हैं, आप नहीं आ सकते हैं। तो हो रहा है ना सॉवरेनिटी वायलेशन फिलीपींस का। तो उसी में इंडिया ने शोकेस किया था अपना सपोर्ट, किसको? फिलीपींस को। जिसमें चाइना वालों ने भी कहा था कि दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट हो रही है, इंडिया वाले थर्ड पार्टी कंट्री क्यों आ रहे हैं? ये चाइना कह रहा है, जो खुद हर जगह घुसते रहता है, खुद थर्ड कंट्री बना रहता है। खैर, वो सब बात है, अच्छी बात है, समझ गए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको रिगार्डिंग फिलीपींस, आपको बताना है कौन सही कौन गलत। सी, मुझे पता है करंट की क्लास है, बट लिंक करके पढ़ेंगे ज्यादा बेनिफिट होगा, है ना। और करंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि ये 2 महीने की सेशन हो गई होगी, मैंने पहले भी कहा है। आप कोई भी मैगजीन उठा के देख लो या फिर कोई भी आप क्वेश्चन लगा लो, अगर कोई पेपर दे रहे हो तो वो भी दे लो। इन 2 महीने के अंडर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो यहाँ पे हमने नहीं डिस्कस किया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, आप कोई भी पेपर दे रहे हो तो लिंक करके पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रखेंगे, इस चीज की गारंटी है। फिलहाल वापस आते हैं क्वेश्चन पे। फिलीपींस आइलैंड जो है, ठीक है, उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं ज्योग्राफिकल डिवीजन में नॉर्थ से साउथ। तो नॉर्थ में क्या? लुजोन, फिर बीच में विजियाज और लास्ट में माइंडोनाओ आता है। बताओ, ये किसी वनडे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया गया था, वहां से उठा के दिया है क्वेश्चन। तो बताओ क्या सही कह रहा है वो? क्या नॉर्थ में फिलीपींस के लुजोन, साउथ में माइंडोनाओ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो क्या आपको आपका आंसर मिल गया? क्या वो स्टेटमेंट सही था या गलत था? बिल्कुल सही था। ठीक है, मगअप कर लो, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफिक में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो स्पार्टली आइलैंड है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, डिस्प्यूटेड आइलैंड है। तो चाइना, ताइवान, वियतनाम क्लेम करता है कि जो स्पार्टली आइलैंड है होल उनकी है। चाइना, ताइवान और वियतनाम पूरे स्पार्टली आइलैंड पे दावा करता है, जबकि फिलीपींस, ब्रुनेई और मलेशिया द्वीपों के कुछ ही हिस्सों पर दावा करते हैं, पार्ट ऑफ आइलैंड पे क्लेम करते हैं। क्या ये बात सही है? बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था, बताओ। यहां पे है स्पार्टली आइलैंड, तो क्या फिलीपींस जो है वो कहता है कि कुछ पार्ट स्पार्टली आइलैंड की उनकी है, कि एज अ होल उन पे क्लेम पुट करता है? ऑब्वियसली एज होल पुट करता है कि स्पार्टली आइलैंड यहीं पे है। यहीं पे थॉमस सॉल भी था, जहां पे फिलीपींस की और चाइना की कोस्ट गार्ड शिप टकराई थी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हमने साउथ चाइना सी जब पढ़ा था तो बहुत अच्छे से जाना था कि बहुत सारे आइलैंड है वहां पे, बट मेनली हमें याद रखना है पार्सेल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड, स्कारबोरो आइलैंड, है ना। बहुत अच्छे से डील किया था। हमने जाना था गुल्फ ऑफ टोनकिन के बारे में, जो लाई करता है वियतनाम और चाइना के बीच में। क्यों न्यूज में था? तो चाइना वालों ने अपना बेस पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया है। फिर हमने पढ़ा था ताइवान स्टेट, जिसको फॉर्मोसा स्ट्रेट कहते हैं, यह आता है बिटवीन चाइना और ताइवान, है ना। हर एक एंगल जाना था। तो ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? ये गलत है ना। तो आपका आंसर मिल गया, सिर्फ एक ही सही है, तो हम कहेंगे ओनली ए इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि स्पार्टली आइलैंड पे होल फिलीपींस अपना क्लेम पुट करता है। ठीक है, चलो। इंडिया फिलीपींस, इनका जो रिलेशन है, हमारा जो रिलेशन है दोनों का, वो कॉर्डियलिटी, कोलैबोरेशन और सॉलिडारिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस पे बना हुआ है हमारा रिलेशन। दोनों का ही अपना हिस्टोरिकल कनेक्शन है और शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यू करता है इसको। ठीक है, लेकिन हम दोनों ने, मतलब इंडिया ने और फिलीपींस ने, अपना फुल पोटेंशियल अभी तक रियलाइज नहीं किया है। अगर हम पॉलिटिकल रिलेशन के बारे में जाने
तो अभी हाल ही में मिस्टर एस जयशंकर गए हैं मनीला ऑफिशियल विजिट पे। लास्ट ईयर जो फिलीपींस के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी हमारे यहाँ आए थे, ठीक है। और बहुत सारे मल्टीलैटरल फोरम में हम दोनों एक साथ कोलैबोरेट करते हैं, लाइक यूनाइटेड नेशन में, आसियान में, नॉन अलाइन मूवमेंट में, ठीक है। हम दोनों एडवोकेट करते हैं शेयर्ड इंटरेस्ट को। और फिलीपींस बहुत ही जल्द एशियन इंडिया डायलॉग रिलेशन में भी पार्टिसिपेट करेगा, जो हम दोनों की रिलेशन को और स्ट्रेंथन करेगा। इकोनॉमिक टाइज की जब बात करें तो फॉरेन रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टाई है क्या? इकोनॉमिक टाइज, बिकॉज एट द एंड इट्स ऑल अबाउट मनी मनी। तो $3 बिलियन का हम ट्रेड हमने हाल ही में सरपास किया था, ठीक है। और हम दोनों ही अपना ट्रेड बूस्ट करना चाहते हैं। फार्मास्यूटिकल फील्ड्स में, एग्रीकल्चर के फील्ड में हम दोनों ही एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। अगर हम कल्चरल कनेक्शन की बात की जाए तो शेयर्ड कल्चरल कनेक्शन है हमारा, डीप है, हिस्टोरिकल टाइज है, बहुत पुराने टाइम से हम दोनों का रिलेशन चलते आ रहा है, ठीक है। टूरिस्ट सेक्टर को हम बहुत ज़्यादा, हम लोग तो बहुत जाते ही हैं फिलीपींस में घूमने के लिए, तो हमारा टूरिज्म भी एक जैसा ही है, मतलब जाते हैं घूमने, उनको कंट्रीब्यूट करते हैं। और हमारी मूवीज़ तो वहाँ चल ही रही है, हमारी बॉलीवुड मूवी तो हर जगह चलती है। जब इंडिया और फिलीपींस की बात की जाए ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो रिलेशन का एक सेक्टर है वो है डिफेंस सेक्टर। क्यों? ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया ने बनाई है, और हम ये कह सकते हैं कि फिलीपींस हमारा फर्स्ट फॉरेन कस्टमर है रिगार्डिंग ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। तो और अगर हम कह रहे हैं कि हमने डिफेंस अपना ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दिया है, तो कहीं ना कहीं ये क्या शोकेस करता है कि फिलीपींस को इंडिया पर ट्रस्ट है। हम दोनों के बीच में ये रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या कि म्यूचुअल ट्रस्ट है। कभी आपने सुना है क्या इंडिया ने चाइना से कोई डिफेंस इक्विपमेंट परचेस किया है, या फिर चाइना वालों ने इंडिया के से कोई डिफेंस इक्विपमेंट परचेस किया है, या फिर पाकिस्तान को हमने कोई डिफेंस इक्विपमेंट बेचा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट ही नहीं है। यहाँ पे अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट एक दूसरे से परचेस कर रहे हैं तो ये शोकेस करता है कि हमें ट्रस्ट है उन पे। हम रशिया से भर भर के डिफेंस करते हैं इंपोर्ट, क्यों? क्योंकि हमें रशिया पे ट्रस्ट है, इजराइल पे ट्रस्ट है, फ्रांस पे ट्रस्ट है, बट हमें चाइना और पाकिस्तान पे नहीं है। और इंडिया से फिलीपींस कर रहा है तो शोकेस करता है कि फिलीपींस वालों को हम पे ट्रस्ट है, और हम दोनों ही इंडो पैसिफिक रीजन में पीस बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। फिलीपींस प्रोक्योर करेगा क्या? ब्रह्मोस मिसाइल को, ठीक है। तो मैंने बताया इंडिया का फर्स्ट फॉरेन कस्टमर हो गया फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल के रिगार्डिंग में। और जो ब्रह्मोस मिसाइल जो हमने बनाया है ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, लो मेंटेनेंस है, जिसके चलते बहुत सारे कंट्रीज अक्रॉस कंटिनेंट डिमांड कर रहे हैं, अपना इंटरेस्ट शोकेस कर रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हो गई, या फिर नॉर्थ अमेरिका की, या फिर लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज हैं वो उन्होंने एक्सप्रेस किया है स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट कि हम भी लेंगे ना क्या ब्रह्मोस, ठीक है। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो फिलीपींस में एक वर्ड है तंडना, ठीक है, जिसका मतलब होता है डेस्टिनी। और हिंदी की इंडिया की संस्कृत की एक वर्ड है संधना, ठीक है, जिसका मतलब होता है बॉन्ड। तो ये तंडना और संधना एक जैसा साउंड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं ये शोकेस करता है कि दोनों ही कंट्रीज में क्लोज टाइज है, ठीक है। तो जो हमारा रिलेशन है जो अभी स्टार्ट हो रहा है, एक तरह से कह सकते हैं उतना कुछ खास नहीं है। जैसे हम चाइना के बारे में अगर हम बोला जाए लिखने के लिए, या फिर पाकिस्तान के बारे में, या फिर कोई यूएस के बारे में, या फिर रशिया के बारे में, तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रखी हैं, तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। पर जब हमें फिलीपींस के बारे में कहा जाए तो हम उतना नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उतने डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल हमें पता है वहीं तक रह जाएंगे, है ना। तो पोटेंशियल हम दोनों ने रियलाइज नहीं किया है, तो हमें उस पोटेंशियल को रियलाइज करना है और उस पर काम करना है, और एक साथ एक दूसरे का तरक्की करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, ये हाल ही में न्यूज में देखी गई है, ये किसकी इनिशिएटिव है, ठीक है। इस एजेंसी की गठन करने की बात कही गई है, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की, ये न्यूज में देखी गई है, किसकी इनिशिएटिव है? ये जो डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी है ये क्या करेगा? तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो पैसे देते हैं लोन के तौर पे, लैंडिंग ऐप्स होते हैं, ठीक है। आपने पैसे तो उनसे ले लिए, क्योंकि नॉर्मल जो फॉर्मल बैंक होते हैं वहाँ पे थोड़ा प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो लोग थोड़ा सा रिफ्रेन करते हैं उस लाइन में जाने में, वो ऐप्स वगैरह से ही पैसे लेंड कर लेते हैं। लेने को ले लिया बट इंटरेस्ट भर भर के आ रहा है, या फिर उनके साथ कोई बहुत बार ऐसा हो गया है कि फ्रॉड भी हो रहा है। तो इन सब की देख रखाव के लिए इस तरह की एजेंसी की गठन करने की बात की गई है। और ये कौन करेगा? ऑब्वियसली आरबीआई वाले करेंगे, ठीक है।
भारतीय रिजर्व बैंक, इन्होंने कहा है कि हम सेट करेंगे डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, जिसको ऐसे डिजिटा भी कह सकते हैं। तो ये क्या काम करेगा, जो इलीगल लेंडिंग एप्स हैं उनको टैकल करेगा, रिड्यूस करेगा साइबर फ्रॉड को। ठीक है, तो डिजिटा कैसे काम करेगा, तो डिजिटा सबसे पहले तो वेरीफाई करेगा जितने भी लेंडिंग एप्स हैं, ठीक है, उनका वेरिफिकेशन करेगा, कॉम्बैट करेगा फाइनेंशियल क्राइम्स को, और जितने भी लेंडिंग एप्स हैं उनको यहाँ पे आके रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप जब प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको शोकेस करेगा कि हाँ ये जो ऐप है जो आपको पैसे देने वाली है ये रजिस्टर है आरबीआई के पास, तो आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो डिजिटा किसकी इनिशिएटिव है, ये आरबीआई की है। बहुत टाइम पहले हमने पढ़ा था केरला ने अर्बन कमीशन बनाया है ना, ठीक है, स्टेट का अर्बन कमीशन बनाया है, किसने बनाया है, केरला में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन को लेके हमने पढ़ा था नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को लेके अमित शाह जी ने इसका गठन किया था। क्या था ये नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये क्या था, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना, उनके लिए ये कैपिटल बनाएगा और उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जिसके चलते क्या होगा, जो बैंक होती है वो किस बेसिस पे चलती है, सबसे बड़ा चीज क्या होता है, ट्रस्ट होता है। तो अगर कोई भी बैंक है, अगर उसके पीछे कोई गवर्नमेंट की एजेंसी बैकअप उसका कर रही है, तो कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो उस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए ये बनाया है। इसका अभी इनॉग्रेशन अमित शाह जी ने न्यू दिल्ली में किया था, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। फिर इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2018 में लॉन्च किया था, ठीक है। चलो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 75th सेशन हुई थी यूनाइटेड नेशन की, वहां पे पास हुआ था और डिक्लेयर हुआ था 2023 एज द ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इंडिया का प्रपोजल था। अभी इसकी क्लोजिंग सेरेमनी कंडक्ट हुई थी, कहां हुई थी, ये आपका क्वेश्चन है, बताइए। ये हुई थी रोम, इटली में, ठीक है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर है कहाँ, रोम, इटली में। वहीं पे इनका क्लोजिंग सेरेमनी कंडक्ट हुआ था, कहाँ, रोम, इटली में, ठीक है। मैंने बताया 75th सेशन जो हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, वहां पे इस प्रपोजल को पास किया गया था, जो इंडिया ने दिया था और डिक्लेयर किया था 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट जो है काफी न्यूट्रिशनल होता है, हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत ही आराम से कहीं भी उग जाता है। इसको ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं है ये, ठीक है। किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में ज्यादा मेहनत, बिना मेहनत के आराम से उग जाता है, ठीक है। कल ही ये क्लास में पढ़ा था मडागास्कर को लेके, ट्रॉपिकल साइक्लोन आई हुई है गमा ने, कहां पे हिट किया है, मडागास्कर में, ठीक है। रशिया को लेके पढ़ा था, रशिया की क्रूज मिसाइल क्या नाम था, ऑर्निक्स, जिसको रशिया का ब्रह्मोस भी कहते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका एस्बेस्टस जो कैंसर कॉज कर रहा है उसको यूएस ने बैन कर दिया है, ठीक है। चलो, हाल ही में ह्यूम कंपनी, ये कंपनी का नाम है, ये कहाँ की कंपनी है जिसने इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट कन्वर्सेशनल एआई विथ इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला पहला संवादात्मक एआई, ठीक है। ये ह्यूम कंपनी ने किया है। मतलब इस एआई रोबोट पे आप जाके बात करोगे तो वो आपको इमोशनल अटेंशन भी देगी, इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। वो रिकॉग्नाइज करेगी आपकी आवाज से, आपका जो भी वॉल्यूम होगा उस हिसाब से काम करेगी, ठीक है। तो अच्छी चीज है, सबको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, एआई आ गई उसके लिए भी, हर एक चीज के लिए एआई आ रही है। बताइए कहाँ की है ये ह्यूम कंपनी, ये बताइए। ये है न्यूयॉर्क सिटी की, ठीक है। तो न्यूयॉर्क बेस्ड ह्यूम कंपनी ने फर्स्ट कन्वर्सेशनल एआई विथ इमोशनल इंटेलिजेंस अभी लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया है। क्या है ये ह्यूम एआई, तो इमोशनली इंटेलिजेंट वॉइस एआई है। ये एक्सेप्ट करता है लाइव ऑडियो इनपुट को और आपको जवाब भी देता है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की पहली मीटिंग हुई थी वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है किसका, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का। किस लिए फंड बनाया गया था, तो कन्विंग मॉनिट्रियल
की जो बात कही गई थी उसको फुलफिल करने के लिए क्या बात कही गई थी कन्विंग मॉन्ट्रियल में, तो उनमें कहा गया था कि 30% तक जो हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को है उसको डिग्रेड होने से बचाएंगे बाय 2030। ठीक है, तो इस काम करने के लिए हमें पैसे चाहिए। उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए फंड की पहली मीटिंग हुई थी कहाँ, वाशिंगटन डीसी में। कैलिफोर्निया साल्टन सी, वहां पे लिथियम ब्लॉक पाया गया था। क्या पाया गया था, लिथियम ब्लॉक पाया गया था कैलिफोर्निया के। और टेनेसी ने, यूएस का ये स्टेट है, और इन्होंने पास किया था एआई का लॉ, जिसमें कहा कि कोई भी म्यूजिक कंपोजर किसी भी सिंगर की आवाज बिना उनके कंसेंट से चुरा के गाना नहीं निकाल सकते। ठीक है, आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे गाने आ रहे हैं जो किसी सिंगर्स के हैं जो उन्होंने गाया भी नहीं है। कैसे हो रहा है, ये एआई के थ्रू हो रहा है। तो आप बिना कंसेंट के उनकी आवाज को यूज नहीं कर सकते एआई के थ्रू। ठीक है, किसने कहा है, टेनेसी ने कहा है, जो है यूएस की स्टेट। चलो, परमिशन इज इंपॉर्टेंट। गगन शक्ति एक्सरसाइज हाल ही में कंडक्ट हुई है, कहाँ हुई है, ये हुई है पोखरान राजस्थान में। ठीक है, तो कंट्री की सबसे बड़ी एयर मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, और इंडियन आर्मी ने लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड भी किया है इस एक्सरसाइज के लिए। किसके लिए, गगन शक्ति एक्सरसाइज के लिए, जो कंडक्ट होगा पोखरान राजस्थान में। विशाखापट्टनम में हमने पढ़ा था मिलन एक्सरसाइज, और अभी हाल ही में हुआ था टाइगर ट्रम्प। कहाँ हुआ था, विशाखापट्टनम में, यूएस और इंडिया की। अंडमान और निकोबार में क्या हुआ था, ऑल वुमेन मैरीटाइम सर्विलेंस एक्सरसाइज कहाँ हुआ था, अंडमान और निकोबार आइलैंड में। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, उसी के अवसर पे ऑल वुमेन मैरीटाइम सर्विलेंस मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ था अंडमान और निकोबार में। और लक्षद्वीप में क्या बना है अभी हाल ही में, आईएनएस जटायु। ठीक है, चलो, कम्बम वैले अभी हाल ही में न्यूज में देखा गया है, ये कहाँ लोकेटेड है बताइए। कम्बम वैली अभी हाल ही में न्यूज में देखा गया है, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो यहां पे इस कम्बम वैली में, इसको ग्रेप सिटी ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है, यहां पे उगता है पनीर थीरा चई। ठीक है, ये है पनीर थिट्टा चई, आपने खाया होगा, काली काली अंगूर है, बड़ी बड़ी सी। तो ये 85% जो भी कंट्री में आती है यहां से आती है। कहां से, कम्बम वैली में क्या उगता है, पनीर थट्चई उगता है, ग्रेप है। ठीक है, तमिलनाडु के कम्बम वैली में उगाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो, अरुणाचल प्रदेश को लेके हमने पढ़ा था, बुनगुन्स ट्राइब के बारे में जाना था, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल था। ईगल नेस्ट नेशनल पार्क में ये बुनगुन्स ट्राइब रहते हैं, और इन्होंने बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया डोनेट कर दिया स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, ताकि कंजर्वेशन एफर्ट किया जा सके। वहां पे एक बर्ड है जिनका नाम बुनगुन लियोक्ला बर्ड्स है, उनके कंजर्वेशन के लिए बुनगुन ट्राइब्स अरुणाचल प्रदेश की कहाँ पे रह रही थी, ईगल नेस्ट नेशनल पार्क, वहां पे बुनगुन्स लियोक्ला बर्ड्स है, उनके कंजर्वेशन के लिए उन्होंने फॉरेस्ट लैंड डोनेट कर दिया स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। ठीक है, चलो, कर्नाटक का बीआरटी नेशनल पार्क क्यों था न्यूज में, फायर। और तेलंगाना का भी इत्रुनगरम नेशनल पार्क क्यों था न्यूज में, फायर, फॉरेस्ट फायर। ठीक है, चलो, कौन सा इंस्टीट्यूट होस्ट कर रहा है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रेटेड चेस टूर्नामेंट। ठीक है, FIDE का चेस टूर्नामेंट अभी हाल ही में लॉन्च होने वाला है। किस IIT, कौन से IIT लॉन्च करेंगे, ये है IIT मद्रास। ठीक है, तो IIT मद्रास एकमात्र ऐसी ओनली IIT बन गई है जो इस तरह के इवेंट को होस्ट कर रही है। यहाँ पे ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर सारे पार्टिसिपेट करेंगे इस टूर्नामेंट में। ठीक है, चलो, IIT मुंबई को लेके हमने पढ़ा था कि इन्होंने स्टडी कंडक्ट करवाया था और जाना था कि सॉइल इरोजन किस हद तक बढ़ चुका है वेस्टर्न घाट में, और सबसे ज्यादा देखा गया कहाँ, तमिलनाडु में, बहुत अच्छे से जाना था। ठीक है, IIT गुवाहाटी को लेके हमने पढ़ा था स्वाइन फीवर की इन्होंने वैक्सीन डेवलप की और उस टेक्नोलॉजी को बायोमेड कंपनी को ट्रांसफर किया। किसने, IIT गुवाहाटी ने। और IIT दिल्ली ने रूरल मिनिस्ट्री के साथ MOU साइन किया कि हम काम करेंगे, क्यों काम करेंगे, रूरल डेवलपमेंट करेंगे टेक्नोलॉजी के थ्रू।
रूरल एरियाज में, और हमने पढ़ा था उस टाइम में भूप्रहार को लेके जो मनरेगा के लिए काम करता है। चलो, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम रिपोर्ट अभी हाल ही में न्यूज़ में देखी गई है। ये किसकी रिपोर्ट है? नाम से ही समझ में आ रहा है, जी हाँ, ठीक है। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इन्होंने लॉन्च किया है क्या? क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम एनुअल रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये फोकस करेगा, सपोर्ट करेगा डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो स्टैब्लिश कर सके क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन गोल, ठीक है। ये इनलाइन है 2015 पेरिस एग्रीमेंट के साथ, ठीक, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। चलो, यूएनईपी को लेके क्या पढ़ा था हमने? बहुत बार पढ़ लिया है, समझ में आया, ठीक है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया यूएनईपी और डब्ल्यूआरएपी ने, और इसमें बताया कि 1.5 बिलियन टन का फूड वेस्टेज बन रहा है ग्लोबली। इतना फूड का हम वेस्ट कर रहे हैं, किसने कहा? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने कहा। क्या रिलीज किया था? फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज किया था, ठीक है। उसके बाद यूएनईपी, ये हो गया। आईएलओ प्रॉफिट एंड पॉवर्टी 37% इंक्रीमेंट हुआ है थ्रू फोर्स्ड लेबर, और इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट किसकी थी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। अंकटाड को लेके हमने कल ही पढ़ा था, बताओ। ग्लोबल ट्रेड अपडेट, ठीक है, ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट आई थी, कल ही पढ़ा था हमने। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2024 में जो ग्लोबल ट्रेड है वो बढ़ेगा और 3% जीडीपी बढ़ेगी, ग्लोबल जीडीपी बढ़ेगी, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट जो जारी करता है अंकटाड। चलो, इको निवास संहिता, ये एक रेसिडेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है। ये किसने डेवलप किया है? बताइए। इको निवास संहिता ये क्या है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने, ठीक है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अभी बनाया है। क्या? इको निवास संहिता, इसको इंट्रोड्यूस किया। ये क्या है? तो रेसिडेंशियल इन्वॉल्व ट्रांसमिटेंस वैल्यू, एक मैट्रिक मेजरिंग हीट ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी है। किसने बनाया है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने बनाया है, ठीक है। ये पढ़ रखा है। एनसीपीसीआर का क्या आया था? गो होम एंड रिपार्टाइट, जो भी जुडिशियल कस्टडी में जितने भी जुवेनाइल होते हैं उनको रिपार्टाइट करेंगे इस पोर्टल के थ्रू, जिसका नाम था घर पोर्टल। किसकी थी? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने लॉन्च किया था। क्या? स्वाति पोर्टल, ठीक है। जितने भी वुमेन है इन स्टेम, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, उनका डाटा इस पोर्टल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। नीति आयोग सीनियर सिटीजन के लिए एक रिपोर्ट जारी की थी, रिपोर्ट नहीं, पोजीशन पेज जारी किया था जो बताता है सीनियर सिटीजन का पोजीशन क्या है कंट्री में। सीनियर केयर रिफॉर्म, ठीक है, किसने? नीति आयोग ने। और एक ग्रो इनिशिएटिव भी किया था, किसने? नीति आयोग में। बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि वेस्टलैंड में हम कैसे ग्रीनरी इनहैंस करेंगे। ग्रो इनिशिएटिव किसकी थी? नीति आयोग की थी। चलो, अभी हाल ही में न्यूज में देखा गया है नेमासिस वैन गोगई, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो रहा होगा, प्लीज माफ कर देना, बट नेमासिस वैन गोगई क्या है ये? ठीक है, यार बोल नहीं पा रही क्या है। चलो, ये एक छिपकली की प्रजाति है, ठीक है, और एक पेंटर है, उनका नाम है विंसेंट वैन गॉग। इन्हीं के नाम पे इस लिजर्ड को रखा गया है। इनकी एक पेंटिंग है, वो कुछ कुछ इसी तरह की प्रिंट में दिखती है, ठीक है, तो इसीलिए शायद उनका नाम रख दिया होगा। कहाँ पाया गया? ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने डिस्कवर किया था। कहाँ? वेस्टर्न घाट ऑफ तमिलनाडु में। क्या? सिनपासिस वैन जो एक लिजर्ड है। नीमाटोड भी डिस्कवर हुआ था, स्टेरेनिमा एडम्सी नीमाटोड डिस्कवर हुआ था। क्या अलग था ये? तो ये जो नीमाटोड है ये किसी भी कीड़े में जो पेस्ट है उसके अंदर जाता है, बैक्टीरिया रिलीज होता है, जिसके चलते पेस्ट कंट्रोल हो जाता है। सी स्लग, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कोस्ट पे एक सी स्लग पाया जिसका नाम रखा गया मेलानोक्लोमस। द्रौपदी हमारे प्रेसिडेंट के ऑनर में सी स्लग पाया गया। और फ्रॉग, वेस्टर्न घाट में एक
गोल्डन बैक फ्रॉग पाया गया जिसके ऊपर मशरूम उग रहा था। हमने बहुत अच्छे से फोटो भी देखा था। कहाँ? वेस्टर्न घाट में। कहाँ? इंडिया में। वेस्टर्न घाट इंडिया में ही है। तो क्या था? एक मेंढक था जिसके पीछे से एक मशरूम भी उग रहा था। फोटो देखना, नहीं मजा आएगा, मत देखना फोटो, छोड़ो, मैंने दिखा दिया था, वैसे क्यूरियोसिटी के लिए देख सकते हो गया आज का सेशन डन। तो ये था आज का सेशन। होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।